नमस्कार साथियों। तो आपको पता है कि एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री के चुनिंदा क्वेश्चन को लाया है और जो पीआईक्यू है उसके साथ हम लोग मोस्ट 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन घुमा भी दे तो वो क्वेश्चन आपको पता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो वह था सूरत विभाजन ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो रास बिहारी घोष ने की थी। नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन था। इसका पूछता कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान प्रमुख गरमपंथी नेता कौन थे। तो वो थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ओके, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो वह था 1906 और कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में। फिर बोला किस कानून दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों तक भारत पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी थी। तो वह था अधिमिलन लिखित इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आता है तो बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे कि ये एनटीपीसी में पूछा था तो लगभग 99% लड़कों ने गलती किया था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है इसका कि भारत में रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बोला जूनागढ़ रियासत को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था। तो वो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सी सैन्य अभियान चलाया गया था। तो वो था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस राजा ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो था महाराजा हरि सिंह। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसी को घुमा के पूछा है ये 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर बोला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1947 में हुआ था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। तो वह था 26। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है कि उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में किस वर्ष गठित किया गया था। तो 1936 में। स्वतंत्र भारत के पहले भाषाई आधार पर गठित राज्य का नाम क्या है। तो आंध्र प्रदेश। यह 1936 आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा और बिहार का विभाजन है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश हुआ था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। बोला भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। तब फजल अली आयोग। उत्कल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को। आधुनिक ओडिशा के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो मधुसूदन दास। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। बोला है भारत अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे। तो था शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, फिर बोला भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी शासन व्यवस्था लागू की थी। तो था द्वैध शासन। ठीक है, आरक्षित विषय का नियंत्रण किस वर्ष किसके पास था। तो था गवर्नर और उसकी परिषद के पास। फिर बोला किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की थी। तो वह था 1919 का अधिनियम। फिर बोला महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम ने दिया था। तो यही था 1919। ठीक है, और 1919 अधिनियम से बहुत पूछता है। और फिर 1935 वाला अधिनियम। तो ये दोनों अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों अधिनियम देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, जैसे कि 1919 में द्वैध शासन हुआ था तो 1935 में ये हट गया था। ठीक है, ये प्रांतों से हट के सेंट्रल में चला गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। बोला है कि कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है। तो यह है याचिका और प्रार्थना, यानी पेटिशन एंड प्रेयर। ओके,
जैसे कि यही क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर, बहुत लोग गलती किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अयोमी थे। कांग्रेस के प्रथम उदारवादी अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा के नेता थे? तो वो थे उदारवादी। फिर बोला है उदारवादियों की मांग क्या थी? तो वो था प्रशासनिक सुधार और संवैधानिक तरीक़ों से स्वशासन। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलूगुलान या ग्रेट ट्यूमुलेट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो था मुंडा विद्रोह। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे 5। तो इसके 5 क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किस नाम से पुकारते थे? तो धरती आबा या विश्व पिता। ठीक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस विद्रोह का परिणाम था? तो वो था मुंडा विद्रोह। फिर बोल रहा है बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो वो झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ और किस कारण हुई थी? तो रांची जेल में हैजे के कारण हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो वह था बेलूथम्पी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये इसके 5 क्वेश्चन देखें। बेलूथम्पी किस रियासत के दीवान थे? तो वे थे त्रावणकोर के। बेलूथम्पी का विद्रोह 1908-9 में किस क्षेत्र में हुआ था? तो वर्तमान में केरल। सहायक संधि का विरोध करने वाले प्रमुख दक्षिण भारतीय नेता कौन थे? तो वे थे बेलूपंथी। अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय विद्रोह कौन सा था? तो था पालेगार विद्रोह। ठीक। बेलूपंथी ने आत्महत्या क्यों की थी? तो अंग्रेजों के हाथों अपमानजनक पकड़े जाने से बचने के लिए। मतलब वो चाहता कि बेलूपंथी वो इंसान थे जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे। जैसे कि झांसी की रानी थी, वैसे ही बेलूपंथी थे, वो भी उनके हाथ नहीं। जैसे आपका पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य के थे? तो केरल के थे। बोला है कि श्री नारायण गुरु का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। फिर बोले हैं उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो थे SNDP सभा, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 का उद्देश्य क्या था? तो अछूतों के लिए मंदिर के में प्रवेश द्वार खोलना। ये पूछता है वाइकोम सत्याग्रह, ये याद रखिएगा। नारायण गुरु ने किस मंदिर की स्थापना की जहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक दर्पण था? वो था कलाव मकोडम मंदिर। ठीक है, उनकी प्रमुख साहित्यिक कृति का नाम क्या है? तो आत्मोपदेश शतकम, ये है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भी भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? तो वह था आंध्र प्रदेश। ठीक। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के लिए आमरण अनशन बैठने वाले नेता कौन थे? तो थे पोट्टी श्रीमार्लू। ये भूख हड़ताल करते करते मर गए थे। पोट्टी श्रीमार्लू की मृत्यु कितने दिनों का अनशन के बाद हुई? तो 56 दिन भूखे रह गए थे। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1953 में हुआ था। फिर बोलता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1956 में। ये सब पढ़ के जाइएगा। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जांच के लिए गठित पहले आयोग का नाम क्या था? तो SK धर आयोग था। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर छोड़ के जाते हैं तो फिर आप ही जानिएगा कि आपका क्या होगा। फिर बोला कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की? तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर बोला रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक। बोला इस अधिनियम के तहत 1774 में कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे। ये भी बहुत पूछता है। किस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है। बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1784। ये भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई, तो वो था चंपारण। ठीक है, आगे देखते हैं इसके पांचों क्वेश्चन। बोला है कि गांधी जी के भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। लेकिन पूछ दे कौन सी डेट में, तो ये आपको पता होनी चाहिए, 11 से 13 अप्रैल में। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार 11 से 13 अप्रैल था शायद, अब मई भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चंपारण के किसानों की मुख्य समस्या क्या थी, तो 3 कठिया प्रथा, नील की खेती। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने अपना पहला सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में। सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहाँ, तो चंपारण में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। बोला है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी डैश के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था, तो वो था 1894 से 95। ठीक है, फिर बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 कहाँ हुआ था, तो बम्बई, और कौन सा स्कूल में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। WC बनर्जी पेशे से क्या थे, तो वह थे वकील या बैरिस्टर बोल सकते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वह था दादा भाई नौरोजी। इल्बर्ट बिल विवाद के समय व्योमेश चंद्र बनर्जी की क्या भूमिका है, तो उन्होंने भारतीय जजों के पक्ष में कानून आवाज़ उठाई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोला है कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में तथा बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस प्रसिद्ध बंगाली वर्णमाला पुस्तक लेखक है, तो वर्ण परिचय। उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए किस स्कूल की स्थापना की थी, तो बैथून स्कूल। विद्यासागर ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, तो सोम प्रकाश। कौन प्रकाश, सोम प्रकाश। उनके प्रयासों के कारण लॉर्ड डलहौजी के समय जो कानून बना उसे क्या कहा जाता है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के निजाम डैश डैश के अधीन ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला रियासत कौन सी, तो हैदराबाद ही था, और कब था, 1798 में। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। मैसूर ने सहायक संधि को किस वर्ष स्वीकार किया था, तो 1799 में। देखो, जब तक जिंदा रहे टिप्पू सुल्तान उन्होंने कभी नहीं किया था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान मर गए, तब जाके उन्होंने सहायक संधि कर लिया था। मतलब टिप्पू सुल्तान मर गए थे, तब वहाँ पे जो भी राजपाट संभाला वो उसने कर लिया होगा, बाकी टिप्पू सुल्तान ने नहीं किया था। सहायक संधि की शर्तों के अनुसार रियासत को क्या करना पड़ता था, तो ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना और एक रेजिमेंट रखना। आपको पता है कि इसमें मतलब सेना रखा जाता था। आपके जैसे किसी कोई राज्य है, जैसे मैसूर का राज्य, मैसूर राज्य में सेना रखा जाता था अंग्रेजों द्वारा, एक पूरा गुट था ही, पूरा उसका गुट रखा जाता, और उस गुट का देखिए वो काम करता अंग्रेजों के लिए, लेकिन पैसा देता जहाँ पे वो रखा जाता। जैसे मैसूर में रखा जाए तो मैसूर पैसा देगा, लेकिन काम करेगा अंग्रेजों के लिए। फिर बोला किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद के बरार क्षेत्र को बकाया ऋण के बदले जब्त कर लिया था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला है सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत सिंह ने 18वीं शताब्दी के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वह था बनारस विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। राजा चैत सिंह ने से अतिरिक्त धन और सेना की मांग किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटेन की संसद में महाभियोग किस घटना के आधार पर कारण लगाया गया था, तो था बनारस के राजा चैत सिंह और अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार के कर लिया।
फिर बोला बनारस को अंग्रेज़ों ने किस संधि के तहत अपने नियंत्रण में लिया था? तो 1775 की फैजाबाद संधि के। बोला राजा चैत सिंह भागकर कहाँ की शरण में गए थे? तो ग्वालियर के महादजी सिंधिया के शरण में गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक। फिर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 में। फिर बोला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बोला है कि किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्यों को जोड़ा? तो 1833 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में किस वर्ष बदला गया? तो 1858 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाजी शरीयत उल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजों का विरोध करने पर केंद्रित था? तो वह था बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो फराइजी आंदोलन 1818 की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयत उल्लाह ने। फिर शरीयत उल्लाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दादू मियाँ। फराइजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समाज में सुधार और नीली उत्पादकों जमींदारों को विरोध करना। फिर बोला कि फराइजी अनुयायियों ने बंगाल के किस जिले को अपना मुख्य केंद्र बनाया? तो फरीदपुर को। पाबना विद्रोह बंगाल के किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो पूर्वी बंगाल से। ठीक है। पूछता है पाबना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 और 76 और कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें। बोला है कि ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? तो थे दादा भाई नौरोजी। ये सबको जानता है। फिर हम देख सकते हैं आगे कि धन का निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन कौन किया था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो पुअर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3। कब 1886, 1893 और 1906 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल सती विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1829 में। फिर इसमें देखते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय समाज सुधार का सबसे बड़ा योगदान था? तो था राजा राममोहन राय का। ठीक है। फिर है राजा राममोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज। फिर बोला एक ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसके सहयोग से किया था? तो कर्नल स्लीमन के। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। सती प्रथा निषेध कानून सबसे पहले किस प्रांत में लागू हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोल रहा है कि भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के समय देवी चौधुरानी और भावनी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? तो ये करता है इसी विद्रोह में सभी धर्मों को लिंगों की भागीदारी थी। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस प्रसिद्ध उपन्यास में मिलता है? तो आनंद मठ। और कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर बोला सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल और बिहार में। बंगाल ही ज़्यादा आता है। बोला है वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिए गए हैं? तो आनंद मठ। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मजनू शाह और चिराग अली ने। फिर बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सन्यासी विद्रोह को दबाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। हम क्वेश्चन देखें आगे कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है। ये आप सबसे इम्पोर्टेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसको आप लोग कीजिएगा। ये फेमस है सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी। ये बहुत पूछता है। बाकी सब आलतू फालतू लिखा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये याद होना चाहिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पुणे में हुई थी।
गोपाल कृष्ण गोखले किस के राजनीतिक गुरु? तो महात्मा गांधी के थे। गोखले ने 1905 के कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बनारस अधिवेशन की। सुधारक समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो यही थे होंगे। गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला है कि भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में। उसमें क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना प्रेसिडेंसी बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो 1840 में। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में कौन सा बैंक बना गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यही बनाया गया था। कौन कौन? तो ये देखते हैं, मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला के बनाया गया था 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यहीं जाके SBI बन जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में उसका नाम क्या किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है स्टेट बैंक इंडिया बनने का। पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक PNB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम। बोला है कि ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? तो ब्रिटिश शासन का समर्थन। वो नरमपंथी इसलिए तो गरमपंथी वाले उन लोग से दुश्मनी करते थे। उसमें क्वेश्चन है कि उदारवादी यानी नरमपंथी नेता ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, यह सत्य है या सत्य? तो यह सत्य है। नरमपंथी नेताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक तरीकों से क्रमिक सुधार था। पिटीशन और प्रेरक किस विचारधारा के हथियार थे? तो उदारवादी के थे। वो लोग ना हाथ जोड़ते थे ब्रिटिश के सामने, जबकि गरमपंथी वो कहते थे कि हम अपनी आज़ादी छीन के लेंगे। कांग्रेस के किस नेता ने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी? तो RC दत्त और नौरोजी ने। ठीक है, फिर बोला फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस दल के प्रमुख थे? तो ये नरम दल के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी? तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, हम क्वेश्चन देखें, किस अधिनियम द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई थी? तो 1892 का अधिनियम। बजट पर चर्चा का अधिकार के साथ क्या भारतीयों को पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला था? तो नहीं, 1892 में नहीं मिला था। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किस अधिनियम में हुआ था? तो 1919 मार्लो मिंटो सुधार में हुआ था। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1861 का अधिनियम में किया गया था। फिर बोला वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उसी को बोलते हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा, वो शायद वही हैं, 1909 में हुए थे। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास ने। उसमें क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद कौन सी नीति अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ था? तो 1858 में। बोला है कि विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बना था? तो पील कमीशन। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो था BD सावरकर ने। ठीक है, आज हम लोग मात्र 25 करेंगे, आगे और हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाने पर बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो आपके सुविधा के लिए 25 ये देख लीजिए, फिर इसका अगला वीडियो तुरंत ही डाल देंगे।